गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है मेरी? Yes, ma'am. Okay, as you know, our chapter second, nationalism in India, is complete right now. So we are just discuss about the question answer of this chapter. Okay, are you ready? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So first question is explanation type question है. First है why growth of nationalism. Question first है why growth of nationalism in the colonies is linked to anti-colonial movement. कि जो ये नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट से जुड़ा हुआ था. क्यों? इसको एक्सप्लेन करना आपको. बताइए. इसको देखिए हम इस तरह से करेंगे. हमारा क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन टाइप है तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कि इन इंडिया वेयर नेशनलिज्म कॉन्सेप्ट इज जस्ट स्प्रेड आउट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बिकॉज दैट टाइम इंडिया वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. उस समय इंडिया ब्रिटेन की कॉलोनी था. एंड द हार्श गवर्नमेंट पॉलिसी, ड्यू टू द हार्श गवर्नमेंट पॉलिसी, the peasants, the artisans, the workers, the students, every person wants to change and get the स्वराज. हर कोई चाहता था कि जो डोमिनेंस वाली पॉलिसी है, ब्रिटिश पॉलिसी है, तो वो चाहते थे कि उनका वेलफेयर तभी हो सकता है जब ये एंटी कॉलोनिकल हो. यानी जब ब्रिटिश रूल समाप्त होगा तभी जाकर उनकी हार्श जो कंडीशंस है उनका कंप्लीट वो हो सकती हैं. तो दिस इज व्हाई द नेशनलिज्म इन इंडिया इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी कॉलोनिकल रूल इन इंडिया. तो सभी लोग चाहते थे कि भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य कॉलोनिकल रूल खत्म होगा तभी जाकर उनकी स्थितियों में सुधार आएगा. ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? Yes, ma'am. Okay, now the second, how the first world war helped the growth in nationalism in India. देखिए हमने पढ़ा the nationalism was spread out due to the first world war. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप्ड हुई. तो क्या रीजंस थे? आपको सबको पता है. सबसे पहला जो रीजन था कि व्हेन द वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड इंडिया पार्टिसिपेट दिस वर्ल्ड वॉर ऑन बिहाफ ऑफ इंग्लैंड. इंग्लैंड के सपोर्ट में इंडिया खड़ा हुआ था क्योंकि उसकी कॉलोनी थी. सो कंपल्सरी मिलिट्री जो जॉब से वो कंपल्सरी कर दी गई थी, सभी को भरा जा रहा था मिलिट्री के लिए. तो सबसे पहला जो था रिक्वायरमेंट जो था वो कंपल्सरी था. Second thing is the production activities were affected due to the war needs. Second कारण क्या था कि war needs के कारण production activities affected हुई. सारा production area जो कहाँ लगा दिया गया था, war needs को पूरा करने में लगा दिया गया था. Third thing, due to the production activities decline, क्योंकि production activities कम हो गई थी, the basic necessities जो necessities थी उनकी prices क्या हो गई, बढ़ने लगी. सो पहले कॉलोनिकल रूल में प्राइसेस के हालात खराब थे और ऊपर से इन कंडीशन के कारण प्राइसेस और ज्यादा बढ़ने लगे. सो दिस इज द थर्ड रीजन. एंड द फोर्थ रीजन, ड्यू टू द ग्रेट, उस समय बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, ड्रॉट. दैट्स व्हाई द क्रॉप्स फेलियर. उसी समय क्रॉप्स फेलियर भी बहुत चंगे अकाल पड़ा. तो एक तो पहले ही वॉर नीड्स के कारण प्रोडक्शन नहीं था, क्रॉप्स फेलियर के कारण प्राइसेस और ज्यादा हाई हो गई. So these circumstances starts a boundary to just start the nationalism feeling in India. और ये वो स्थितियां थी जिन्होंने भारत में नेशनलिज्म की फीलिंग को स्प्रेड आउट किया. क्लियर हो गया? So there are 4 reasons behind it. Clear? Yes, ma'am. Okay. Then the next question, why Gandhi ji decide to withdraw the non-cooperation movement? जो non-cooperation movement है, गांधी जी ने उसे withdrawal, call off कर लिया था. क्या कारण था? ड्यू टू द वायलेंस ऑन ड्यूरिंग द मूवमेंट. क्योंकि इस मूवमेंट के दौरान पब्लिक जो थी मास कम्युनिकेशन के साथ साथ मास स्ट्रगल के साथ वो वायलेंट हो गई थी. उस समय कौन सा इंसिडेंट हुआ था जिसके कारण उन्होंने कॉल ऑफ किया था? चोरा चोरी प्लेस, जहां पर भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी जिसमें काफी करीबन 21 सिपाही और पुलिसकर्मी मारे गए थे. तो इस इंसिडेंट के कारण, वायलेंट इंसिडेंट के कारण गांधी जी को अपना ये मूवमेंट वापस उस समय लेना पड़ा जब वो मूवमेंट अपनी पीक पोजीशन पर था. और ऐसा कहा जाता है कि अगर मूवमेंट वापस लेता शायद इंडिया बहुत पहले आजाद हो जाता. बट ड्यू टू द वायलेंट कंडीशन ऑफ द चोरा चोरी प्लेस, महात्मा गांधी कॉल ऑफ द मूवमेंट. ओके, क्लियर?
Yes, ma'am. Okay, next thing is what is mean by idea of सत्याग्रह. ठीक है, दिस इज द आइडियोलॉजी गिवन बाय द महात्मा गांधी. ये वो आइडियोलॉजी थी जो महात्मा गांधी ने दी. दिस इज द आइडिया वेयर अ पर्सन एम्फेसिस ऑन ट्रुथ. ये वो स्थिति है जहां एक व्यक्ति सत्य पर जोर देता है और अपने विरोधी को उसे समझाने की कोशिश करता है, बट इन द वे ऑफ नॉन वायलेंट, बिना हिंसा कहे वो अपनी बात को सामने वाले व्यक्ति के सामने रखता है. दिस इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. गांधी जी फर्स्ट इंप्लीमेंटेड दिस सत्याग्रह, आइडिया ऑफ सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका. Afterwards, it implemented in India also in 1917 or 18. There are 3 places where Gandhi ji used this ideology. कौन-कौन से प्लेस हैं? चंपारण बिहार, खेड़ा गुजरात. ठीक है, these, हाँ बोलिए, कुछ कह रहे हैं? ठीक है, चंपारण बिहार और गुजरात के 2 प्लेसेस हैं जहां पर गांधी जी ने इस आइडियोलॉजी को यूज किया. ठीक है, ये क्लियर हो गया एक्सप्लेनेशन. Yes, ma'am. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर. ठीक है, उस समय इंसिडेंट हुआ था. ठीक, अब ये क्या इंसिडेंट था? ड्यूरिंग द सिविल डिसऑर्डरिंग मूवमेंट. ठीक है, और जब वहां पर आपने देखा कि एक एरिया था, वहां पर एक छोटा सा एरिया था जहां पर एक ही वे था एंटर करने का. उस समय बैसाखी का टाइम चल रहा था, एनुअल फेयर वहां पर चल रहा था, इसलिए बहुत सारे लोग तो गांव से इकट्ठे हुए थे और कुछ लोग ऐसे थे जो रूलर एक्ट का विरोध करने के लिए वहां पर एकत्रित थे. जो भीड़ थी वो बहुत साइलेंटली अपना एक डेमोन्स्ट्रेशन कर रही थी, लेकिन जनरल डायर, उस समय जो जनरल थे, उन्होंने उस एंट्रेंस से लोगों पर ओपन फायर किया अंधाधुंध. और क्योंकि उस एरिया से बाहर निकलने का कोई जगह नहीं थी, तो ऐसा माना जाता है कि काफी लोग इसमें मारे गए. और ऐसा कहा जाता है, इट इज नॉट येट क्लियर, ऐसा कहा जाता है कि इतने लोग वहां मारे गए कि वहां की मिट्टी का रंग चेंज हो गया. और बहुत सारे लोगों ने तो वहां से कूद कर, क्योंकि वहां कुआं भी बना था, उसमें कूद कर अपनी जान दी. तो इस तरह से एक ऐसा इंसिडेंट था जो वर्ल्ड लेवल पर क्रिटिसाइज्ड हुआ. ठीक है, क्लियर हो गया. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट है द साइमन कमीशन. ठीक है, दिस इज द साइमन कमीशन अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन. दिस इज द कमीशन विच वर्क आउट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस इन इंडिया. इंडिया में कुछ चेंज करना चाहता था, एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंज करना चाहता था, बट देयर इज अ नो इंडियन मेंबर देयर. देयर आर 7 मेंबर इन दिस commission, but there is no Indian member. So Indian oppose, and especially Congress leader oppose this commission because this is a commission for reforms due to the India, but there is no Indian member. यानी ये जो कमीशन था वो भारत में कुछ संवैधानिक सुधारों को लेकर बनाया गया था, लेकिन उस सुधार कमेटी में 7 मेंबर होने के बावजूद भी एक भी मेंबर इंडियन नहीं था. इसलिए लोगों ने विरोध किया कि जब भारत के सुधार की बात हो रही है, उसमें भारतीय ही नहीं है तो कौन बताएगा, वो तो अपने हिसाब से उसमें चेंज करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कंपेयर द इमेज ऑफ भारत माता इन दिस चैप्टर, इमेज ऑफ जर्मनिया इन द प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट. ठीक है, अब देखिए जर्मनिया हमने पढ़ा था, दैट इज द मदरलैंड ऑफ जर्मनी, और यहाँ हम भारत माता की बात करें, दोनों में क्या फर्क है? कैन यू कंपेयर? देखिए, जर्मनिया वॉज इन अ क्रिश्चियन लेडी, शी इज अ क्रिश्चियन लेडी. ठीक है ना, उसने क्या कर रखा है? ओक लीव्स का उसने ताज पहन रखा था. यहाँ हम देख रहे हैं जो फर्स्ट इमेज भारत माता की बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा दी गई, दैट इज अ स्पिरिचुअल लेडी. भारत माता की जो इमेज बताई गई है वो भक्ति स्वरूप बताया गया. शी वेयरिंग अ केसरिया जो साड़ी होती है, शी वेयरिंग दैट टाइप ऑफ साड़ी एंड हैविंग अ, उसने अपने हाथ में एक माला ले रखी है. तो यहाँ पर जो इमेज है वो क्या है? स्पिरिचुअल इमेज है. वहां उन्होंने हाथ में एक तलवार ले रखी है. ठीक है, तो वहां की जो लेडी है दैट इज, वो बहुत ज्यादा उसे कहा जाता है वो वहां पर वॉरियर है, जबकि यहाँ वो स्पिरिचुअल इमेज में है. ठीक है, तो आप ड्रेस से, उनकी लुकिंग से, उनकी विजुअलाइजेशन से उसको कंपेयर कर सकते हैं. ओके, Okay, ma'am. नाउ नेक्स्ट आर
List all the different social groups which joined the non-cooperation movement in 1921. Then choose any three and write about the hopes and struggle. How show how why they joined the movement. देखिए 1921 का जो स्ट्रगल था उसमें पीजेंट्स थे, ठीक है, और जो ट्रेडर्स थे, स्टूडेंट्स थे, पार्टिसिपेट्स. अब उनका ज्वाइनिंग कैसा था, ठीक है, उनके क्या इंटरेस्ट थे. सबसे पहले हम पीजेंट्स का देखते हैं क्योंकि आपने पीजेंट्स के रिवल्स भी देखे. तो पीजेंट्स ने इस मूवमेंट को क्यों ज्वाइन किया? बिकॉज दे वॉन्ट सम रिलैक्सेशन इन द टैक्सेस, क्योंकि बहुत सारे टैक्सेस होते थे तो वो चाहते थे जो टैक्स की रेट है वो धीरे धीरे क्या हो, कम है. और दैट सेकेंड थिंग इज दे वॉन्ट्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड. वो चाहते थे कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो, तो जिनके पास ज्यादा भूमि है उनसे कम लोगों को मिले. तो 1921 के मूवमेंट में पीजेंट्स ने रोल प्ले किया क्योंकि उनके अपने नोशंस थे. ऐसे ही ट्रेडर्स जो इंडस्ट्रीज थे, दे आल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड गिव द फाइनेंशियल असिस्टेंट टू दिस मूवमेंट. उन्होंने वित्तीय सहायता भी की. क्योंकि बिकॉज दे जस्ट वांट्स टू लिबरल रूल्स ड्यूरिंग द ट्रेड बैरियर्स. की वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हार्श रूल है, जो फॉरेन गुड्स से उन्हें कंपटीशन करना पड़ता है, वो धीरे धीरे कम हो, और उनके पास जो इतने सारे ट्रेड बैरियर्स लगा रखे हैं वो कम हो, ताकि वो स्मूथली अपना ट्रेड कर पाए. ठीक है, समझ गए? Yes, ma'am. ठीक है. जस्ट लाइक दैट द स्टूडेंट्स ऑल्सो हियर, या हम दे सकते हैं द सम मिडिल क्लास ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस रिवोल्ट. वो भी इसलिए इस रिवोल्ट में शामिल थे क्योंकि उनका रिवोल्ट में शामिल होने का मकसद क्या था. यहाँ से दे आर जस्ट फॉलोइंग द एंटी कॉलोनिकल रूल. वो चाहते थे कि जो उनकी हार्श कंडीशन है, जो प्राइसेस बढ़ रही हैं, जो उनको सप्लाई चीजों की नहीं मिल रही है, वो स्थितियां सुधर सके. सो इसीलिए इस वर्ग ने इसमें भूमिका दी. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज discuss the salt march to make clear why it is effective symbol of resistance against the colonialism. आपको इसमें salt march का बताना है. So during the civil disobedient movement, Gandhi ji start a march from Sabarmati ashram to Gujarat coast, Dandi. Just approximate 240 miles, 240 miles का जो एरिया था, they cover in 10 days. 78 डेलीगेट्स विद हर, उनके साथ 78 डेलीगेट्स जिन्होंने ये मार्च शुरू की. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डांडी मार्च टू अबॉलिशन ऑफ सॉल्ट, जो सॉल्ट पे टैक्सेस थे क्योंकि उस समय गवर्नमेंट की मोनोपोली थी सॉल्ट पर. और सॉल्ट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी फूड आइटम, either it for the rich or poor one, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के लिए सॉल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि उस पे गवर्नमेंट की मोनोपोली थी. सो गांधी जी अनाउंस कि दैट सॉल्ट जो लॉ है दैट विल बी अबॉलिश्ड, उसे अबॉलिश्ड होना चाहिए. तो गांधी जी ने वहां पर जाकर, डांडी कोस्ट पे जाकर, उन्होंने पानी को उबालकर खुद नमक बनाया. और इसी तरह से देश में कई जगह पर नमक कानून का विरोध किया गया. तो ये बताता है कि जो ब्रिटिश रूल थे उनके खिलाफ ये पहला स्टेप था. एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट का ये फर्स्ट स्टेप था. ठीक है, क्लियर हो गया? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज व्हाई डिड पॉलिटिकल लीडर डिफर शार्पली ओवर द क्वेश्चन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल. ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरल, अलग निर्वाचन क्षेत्र पे कौन कौन व्यक्ति थे? दे आर अनटचेबल पीपल्स एंड मुस्लिम लीग इज ऑल्सो देयर. These peoples are not merged in the society. Untouchable क्योंकि सोसाइटी से उन्हें अलग कर दिया गया था, उनके साथ मिसबिहेव होता था, उन्हें टेम्पल्स में जाने नहीं दिया जाता था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में नहीं जाने दिया जाता था, एक कॉमन वेल से वो पानी नहीं ले सकते थे. सो दे वांट्स द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरल. एंड द अदर साइड द मुस्लिम लीग ऑल्सो सपोर्टेड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरल. दे थिंक they are minority क्योंकि उनको लगता था they are minority and dominance by the Hindus. उनको लगता था कि हिंदू हमारे पर डोमिनेंस है, इसलिए हमें सेपरेट इलेक्टोरल मिलना चाहिए. क्लियर? समझ में आ गया? Yes, ma'am. ओके. अब देखिए इसमें जो प्रोजेक्ट वर्क है, आपको जो प्रोजेक्ट वर्क करना है वो क्या है? फाइंड आउट अबाउट द एंटी कॉलोनिकल मूवमेंट इन इंडो चाइना. Compare the contrast India's national movement with the ways in which the Indo-China became the independent.
ठीक है, इनमें दो कंट्रीज का आपको कंपैरिजन करना, उनके नेशनल स्ट्रगल का करना है कि जैसे आपने भारत माता और जर्मनिया का कंपैरिजन किया, ठीक इस तरह से दो नेशंस का आपको बताना है कि उन्होंने कैसे अपना फ्रीडम स्ट्रगल किया, कौन कौन से मूवमेंट और कौन कौन से लीडर उस फ्रीडम स्ट्रगल में रहे। ठीक है, कर लेंगे अपना प्रोजेक्ट वर्क। Yes, ma'am. Copy नहीं करना है? नहीं, यू जस्ट डू योर प्रोजेक्ट इन अ सेपरेट फाइल। ओके, ठीक है, अपना जो प्रोजेक्ट वर्क करेंगे वो अपनी सेपरेट फाइल में करेंगे आप। ठीक है, बहुत अच्छा सेलिब्रेट करेंगे उसे। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी यहाँ तक। हाँ बोलो। मैं आपसे कह रही हूँ ये जो प्रोजेक्ट है आपका इंडो चाइना वाला है, जो इसमें आपको बताना है कि इंडिया का और चाइना का बताना है कि उन्होंने अपने नेशनल स्ट्रगल को कैसे कंप्लीट किया। ठीक है ना, कैसे मतलब कौन कौन से लीडर रहे, कौन कौन से मूवमेंट स्टार्ट हुए, किस तरह से उनका नेशनल स्ट्रगल कंप्लीट हुआ, कैसे वो इंडिपेंडेंट हुए, कब वो इंडिपेंडेंट हुए, कौन कौन से लीडर्स का मूवमेंट वहां पर रहा, हाउ द मिडिल क्लास इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट। ठीक है, ऐसे आपको कंपैरिजन करते हुए उसका एक प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, कर लेंगे। Okay, ma'am. लेकिन ये ध्यान, हाँ ये कॉपी में नहीं करना है आपको, एक अलग से प्रोजेक्ट फाइल बनानी है। ठीक है ना, उस प्रोजेक्ट मैम जैसा हमने सबमिट कराया था उसी तरह से। हाँ बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं करे कि बहुत अच्छी फाइल होनी चाहिए, चाहे आप ऐसा करें पर आपका वर्क बहुत इफेक्टिव होना चाहिए, वर्क का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। Okay, ma'am. ठीक है, कल हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज और डिफरेंट एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, Okay, ma'am. तब तक आप अपना ये काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार आपका जो बोर्ड पैटर्न उसमें एमसीक्यूज भी आएंगे, मैच द फॉलोइंग्स भी आएंगे और फिलअप्स भी आएंगे। ठीक है ना, आपको पता है ना उसका रेशियो, एक सर्टेन रेशियो, इतना परसेंट आपका आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। तो कल हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, आज आप ये डिटेल क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लेंगे। ओके, Okay, ma'am. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम थोड़ी इस चैप्टर में? ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।